प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। देखो, हम लोग नॉन एलेलिक इंटरेक्शंस के बारे में बात करते हैं। जब हम लोग नॉन एलेलिक इंटरेक्शंस के बारे में बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द नॉन
ओके सो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको आवाज आ रही बच्चों? यस, हेलो। अच्छा, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। देखो मुद्दा ये है कि आप आवाज आपका आ सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन के बारे में हमने बात की थी, है ना? और जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली ये बिल्कुल हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जब कैरेक्टर्स एक कैरेक्टर दो अलग अलग जीन अगर एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, और उस समय पे दोनों ही अगर डोमिनेंट है तो ही अगर कैरेक्टर आता है, ठीक है, तो ही बेटा हमें वो कलरफुल फ्लावर देखने को मिलते हैं। या डोमिनेंट कैरेक्टर का एक्सप्रेशन तभी होगा जब दोनों डोमिनेंट अलील एक साथ प्रेजेंट हो। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ये जो फंडा है इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, देखो अगर हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के बारे में, एग्जाम्पल है कोट कलर इन माइस। इसमें हमें समझना क्या है? देखो इसमें हमें ये समझना है प्यारे बच्चों कि दो जीन है, एक ही कैरेक्टर दे रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है कोट कलर इन माइस। हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए। हुआ क्या कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में कि दोनों जीन ये कह रहे थे अगर तुम हो तो ही कलर आएगा, तुम नहीं हो तो कलर नहीं आएगा। मतलब दोनों अगर डोमिनेंट है तो ही बेटा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आपको डोमिनेंट दिखाई देगा, नहीं तो रेसेसिव कैरेक्टर आएगा। यहाँ पे है, देखो हम लोग दो जीन ले लेते हैं। एक जीन का नाम है कैपिटल बी स्मॉल बी वाला, और एक जीन है कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये जो कैपिटल ए स्मॉल ए वाला जो जीन यहाँ पे हमें दिखाई देता है, ये वाला जो जीन हमें देखने को मिलता है, ये जीन प्यारे बच्चों सप्लीमेंट्री है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कैपिटल ए स्मॉल ए एक साइड में लिखा हुआ है, और ये जो है बच्चों ये सप्लीमेंट्री अलील है। इसका क्या मतलब है थोड़ा समझते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि कैपिटल बी और स्मॉल बी इंडिविजुअली एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब कैपिटल बी कोट कलर देगा ब्लैक कलर का, और स्मॉल बी अगर है रेसेसिव है तो बेटा अल्बिनिक कैरेक्टर आएगा। सो बी ब्लैक कलर, स्मॉल बी अल्बिनो। कैपिटल बी स्मॉल बी, आपको ये चीज देखने को मिल रही है। अब आप सोचो कि दूसरा कोई जीन ही नहीं है, तब भी बेटा ब्लैक कलर तो आएगा। कैपिटल बी है ना, खुद एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसको किसी दूसरे जीन की जरूरत है नहीं। वो अपना एक्सप्रेस कर रहा है, अपना ब्लैक कलर का कोट कलर दे रहा है। अगर वो रेसेसिव है तो बेटा स्मॉल बी आएगा, एल्बिनिक कंडीशन आ जाएगी। इतना क्लियर है? अब होता क्या है कि अगर उसके साथ में कैपिटल ए आ जाएगा तो वो क्या करता है, कैपिटल बी के ब्लैक कलर को मॉडिफाई कर देता है, और उसमें थोड़ा येलोविशनेस आता है। और ये जो येलोविश नेचर, येलोविश टिंचर आता है ब्लैक कलर को, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द अगोटी। उसे क्या कहते हैं? अगोटी। मतलब व्हेन कैपिटल बी एंड कैपिटल ए आर प्रेजेंट टुगेदर यू विल गेट द कलर अगोटी। बट ओनली अगर कैपिटल बी प्रेजेंट हो तो ऑब्वियसली बेटा आपको ब्लैक कलर मिलेगा, है ना? यहाँ पे यही नोटिस करना है कि कैपिटल बी अपना एक्सप्रेशन करता। अभी ये कॉम्प्लीमेंट्री होता तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता था, ना कैपिटल बी कोई एक्सप्रेशन दे पा रहेगा, ना कैपिटल ए कोई अपना इंडिविजुअल एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे। तो यहीं पे बेटा नॉर्मल और सिंपल पॉइंट हम लोगों को समझना है। यस, ठीक है। तो यहाँ बच्चों अगोटी का मतलब ही है, इट इज है ना, येलोविश कलर थोड़ा सा आ जाता है, येलो और ब्लैक का मिक्सचर होता है अगोटी। ठीक है ना? सो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखें कि ब्लैक और एल्बिनो जो है, ब्लैक और एल्बिनो ये कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा अगर सिर्फ कैपिटल बी स्मॉल बी है तो। ठीक है, बट अगर ए है तो वो क्या करेगा, जैसे देखो दूध पिएंगे तो पेट तो भरेगा, ऐसा है। बट हम लोग उसमें हॉर्लिक्स या कुछ तो भी है ना डाल देते हैं, है ना, फोर्टिफिकेशन उसका करते हैं ताकि उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ जाए।
तो सेम वे बी, कैपिटल बी जो है वो कुछ ना कुछ तो अपना एक्सप्रेशन जरूर दे रहा है, बट अगर ए उसमें ऐड कर दिया जाए, सप्लीमेंट है ना वो, ऐड कर दिया जाए तो उसमें और भी अच्छे से कलर आएगा, ठीक है, और भी अच्छे से बेटा वो कलर शो कर सकता है। दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सी नॉर्मली अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, देखो अगर कैपिटल बी कैपिटल ए के साथ कंबाइन होता है तो अगोटी कलर आएगा, अगर कैपिटल बी है ना स्मॉल ए के साथ होगा तो बेटा उसको ब्लैक कलर आएगा, मतलब उसका मॉडिफिकेशन तो होगा नहीं क्योंकि स्मॉल ए कुछ करता नहीं, मॉडिफाई नहीं कर पाता, तो जो ब्लैक कलर है वो ब्लैक कलर आ जाएगा। अब स्मॉल बी के साथ में अगर कैपिटल ए आता भी है तो यार पहले से कुछ है ही नहीं, अल्बिनो है तो ए किसको मॉडिफाई करेगा, है ही नहीं, ठीक है। तो स्मॉल क्या स्मॉल बी जो है उसको कैपिटल ए कुछ भी कर नहीं पाएगा, मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, और ऑब्वियसली स्मॉल बी है तो स्मॉल ए तो है ना उसका जो भी ओरिजिनल कलर है वो दे देगा। तो इसका सीधा मतलब है सिर्फ कैपिटल ए में जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसको मॉडिफाई करने की क्षमता है। तो यहाँ पे बात करते बेटा हमारे पास दो प्रकार के पेरेंट है, एक है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी ये है अगोटी, और दूसरा है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी ये है एल्बिनो, ठीक है। ये अगोटी क्यों है, क्योंकि कैपिटल बी और कैपिटल ए दोनों प्रेजेंट है, ब्लैक कलर को मॉडिफाई करने वाला भी जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ हमें F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, हमें F1 जनरेशन मिलेगा बेटा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दोनों बेटा चीजें हमें F1 जनरेशन में मिलती है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे तो ये जितना भी अभी भी अगोटी ही तो है, अगोटी है ना, क्योंकि कैपिटल बी है कैपिटल ए दोनों प्रेजेंट है, चाहे एक एक हो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है बट दोनों ही कैपिटल में प्रेजेंट है, इसीलिए अगोटी होगा, इसीलिए अगोटी कलर होगा। नाउ बात करते हैं सेल्फिंग करेंगे। अब जैसे बेटा हम लोग सेल्फिंग करते हैं ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेफिनेटली बेटा हमें ये जो हमारा मेंडल का रेशियो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए F2 में 9:3:3:1, कैपिटल ए डैश कैपिटल बी डैश ये हमें 9 कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, है ना। ये तो अभी तक आप समझ गए, कल भी मैंने लास्ट में बताया था। तो देखो कैपिटल ए डैश और कैपिटल बी डैश अगर है तो ऑब्वियसली बेटा दोनों ही डोमिनेंस कंडीशन में प्रेजेंट है, इसका मतलब अगोटी आएगा, ब्लैक कलर भी आएगा और ब्लैक को मॉडिफाई भी किया जाएगा, मतलब है ना ओरिजिनल कलर देने वाला भी प्रेजेंट है और मॉडिफाई करने वाला भी प्रेजेंट है, दोनों ही डोमिनेंट है, इसीलिए अगोटी आएंगे 9। इज इट क्लियर, है ना, बराबर है कि नहीं। अब दूसरे बात पे आते हैं, बात करते बेटा अगर है ना, अगर हमें यहाँ पे जो तीसरा चीज देख रहे हो यहाँ पे देखो स्मॉल ए कैपिटल बी डैश, अब यहाँ पे क्या है, अब डोमिनेंट बी है यार तो वो तो अपना ब्लैक कलर देगा बट वो मॉडिफाई नहीं होगा क्योंकि कैपिटल ए नहीं है, तो ब्लैक कलर तो आया बट मॉडिफाई नहीं हुआ, इसलिए हमें ऐसे 3 जीनोटाइप मिलते हैं जिससे ब्लैक कलर पॉसिबल है। फिर उसके बाद में बच्चों एक हो रहा है कैपिटल ए है डैश बट स्मॉल बी है, मतलब यार ब्लैक पिगमेंट ही नहीं बन रहा तो मॉडिफाई किसे किया, किसी को नहीं कर पाएंगे, तो जिसको मॉडिफाई कर रहा है वो बन ही नहीं रहा, मॉडिफायर है भी यूजलेस हो जाएगा, कैपिटल ए का जो प्रोडक्ट है वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए अल्बिनो ही आएगा। और देखो स्मॉल ए स्मॉल बी अल्बिनो आएगा, तो रेशियो क्या मॉडिफाई हुआ, देखो फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:4, 9 अगोटी 3 ब्लैक एंड 4 अल्बिनो। बात क्लियर है, बात क्लियर है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है बेटा, दोनों अगर है तो ही कलर आता है, मतलब 9 ही ओनली कलरफुल होंगे बाकी सब कलरलेस होंगे, ये सर है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री में जो रेशियो आया वो था 9:7, यहाँ पे रेशियो आया बेटा 9:3:4। चलो क्लियर है, पूछ लो क्वेश्चन पूछो, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। सर अगर कैपिटल ए होगा, अगर नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क, बोलो। सर हाँ बोलो। सर अगर कैपिटल ए आया तो अल्बिनो आएगा ना। क्या सर अगर कैपिटल ए आया तो अल्बिनो होगा ना। कैपिटल ए अकेला है तो यार वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, अगोटी कलर लाने के लिए कैपिटल बी के साथ में कैपिटल ए ही होना चाहिए। एक्चुअली कैपिटल बी जब तक एक्सप्रेस नहीं होगा ना उसे मॉडिफाई कैसे करेंगे, बराबर है ना। यहाँ पे हम लोग इसको देखो, यहाँ एक चीज आपको देखने को मिलती है, वो क्या है,
इसको अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि अब देखो ये रहा रॉ मटेरियल यहाँ पे, बराबर है ना, दिस इज व्हाट द रॉ मटेरियल, यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ये है बच्चों रॉ मटेरियल, आपके सामने यहाँ पे रॉ मटेरियल दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो रॉ मटेरियल है इसको अगर आप देखोगे तो रॉ मटेरियल इन इन प्रेजेंस ऑफ कैपिटल बी, ये जीन के प्रेजेंस में बेटा आपको ब्लैक कलर मिलेगा, यस और नो, यू विल गेट द ब्लैक कलर, सही बात है ना, ठीक है। तो जब कैपिटल बी है उसने एक एंजाइम बनाया ये वाला, और इस एंजाइम ने क्या किया, ब्लैक कलर लाया है, पिगमेंट बना दिया। अब ये ब्लैक कलर के पिगमेंट को, है ना, ए नाम का जब जीन होगा कैपिटल ए, तो वो क्या करेगा, वो ये एंजाइम बनेगा जो मॉडिफायर एंजाइम है, तो ब्लैक कलर के पिगमेंट को वो अगोटी में कन्वर्ट कर देगा, इस तरह से हमें ये मिलेगा। अब आप सोचो, अब आप ये सोचो कि यार यहाँ पे कैपिटल ए प्रेजेंट नहीं है, स्मॉल ए प्रेजेंट है, अब स्मॉल ए प्रेजेंट है तो यार ये एंजाइम बनेगा नहीं, और अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ब्लैक कलर मॉडिफाई नहीं होगा, इसीलिए सिर्फ अगर कैपिटल बी प्रेजेंट है तो ब्लैक कलर जरूर आ जाएगा, बट वो अगोटी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब एक और सिचुएशन सोचो कि यार कैपिटल ए प्रेजेंट है, अपना एंजाइम भी बना रहा है, बट यहाँ पे स्मॉल बी है, प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ स्मॉल बी प्रेजेंट है। अब अगर बच्चों स्मॉल बी अगर होगा यार, तो स्मॉल बी तो यार ब्लैक कलर ही नहीं लाएगा, तो ये कैपिटल ए आकर के भी किसे मॉडिफाई करेगा, किसी को नहीं। तो इसीलिए कैपिटल ए इज अ सप्लीमेंटरी जीन which actually modifies, it is a supplementary for the capital B, yes or no? स्मॉल बी के लिए वो सप्लीमेंट करके भी करेगा क्या, है ना, मतलब ऐसा होगा कि ग्लास में दूध ही नहीं है, बस आपने हॉर्लिक्स डाल दिया, ठीक है यार, है ना, फोर्टिफाइड के कंपोनेंट डाल दिया, तो मजा ही नहीं है ना, दूध तो चाहिए जिसमें आप ये फोर्टिफिकेशन करोगे। सो दिस वे विल गेट द रेशियो। देखो आपको नीट में क्वेश्चन क्या आ सकता है, हमें ये बात याद रखनी है, नीट में आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द रेशियो फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन एंड व्हाट इज द रेशियो फॉर द सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का 9:7 है और सप्लीमेंट्री का 9:3:4 है, क्लियर है, यस, है ना, पक्का बेटा, कोई कंफ्यूजन, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है बता सकते हो आप। डन, ओके। नाउ बेटा यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं बहुत सिंपल से पॉइंट को, देखो यहाँ पे अभी एक और फंडे को समझना है, वो है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस क्या है, देखो यहाँ पे अभी देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था भाई, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या चीज थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने पढ़ा कि एक अलील दूसरे अलील के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है, जो एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट अलील, जो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा वो रिसेसिव अलील। यहाँ पे देखो वैसा ही एक फंडा है एपिस्टेसिस का, बट ये जो मास्किंग इफेक्ट है ये एक जीन का दूसरे जीन के लिए है, एक अलील का दूसरे अलील के लिए नहीं, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो यहाँ पे हो रहा है वन जीन सप्रेसेस और मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एलेलिक जीन, किसी दूसरे जीन को एक्सप्रेशन को दबा रहा है। नाउ द जीन विच सप्रेस, जो जीन सप्रेस करता है उसे हम लोग एपिस्टेटिक जीन कहते हैं, और जो जीन सप्रेस हो जाता है, बीइंग सप्रेस्ड इज कॉल्ड एज व्हाट, द हाइपोस्टैटिक जीन, करेक्ट है, ये नॉर्मल है। नाउ अभी देखो डोमिनेंस, ये जो कंसेप्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये क्या करता है, इट ऑकर्स फॉर द एलेलिक जीन, ये एलेलिक जीन वाला कंसेप्ट है, बट एपिस्टेसिस जो है बच्चों ये क्या है, ये नॉन एलेलिक जीन का कंसेप्ट है, ये आपको समझो, है ना, एक ही जीन के दो एलील के बीच में लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है, बट दो अलग अलग जीन्स में बेटा, है ना, वो अगर ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है तो उसे हम लोग एपिस्टेसिस कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे मैंने एक एनालॉजी दी है, आप देख सकते हो, मतलब एक है ना इसका एक्सप्लेनेशन। देखो बच्चों यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, ये वाला, और ये दो क्रोमोसोम है, मैटरनल पैटर्न, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम पे देखो कि कैपिटल ए है, अब सिर्फ सोचो कैपिटल ए के बारे में सोचो, ज्यादा मत सोचो, ठीक है। अब बताओ यार ये डोमिनेंट है ना, कैपिटल ए है मतलब डोमिनेंट है, तो कैपिटल ए ने अपना एक्सप्रेशन देना चाहिए ना, बिल्कुल देगा, करेक्ट है। बट हुआ क्या कि कैपिटल ए अपना एक्सप्रेशन ही नहीं दे पा रहा, क्यों पता है, क्योंकि ये वहां पे दूसरा जो जीन प्रेजेंट है ना, कैपिटल बी ये वाला,
ये वाला जो जीन है वो क्या करता है, इसको सप्रेस कर देता है यहाँ पे। तो कैपिटल बी अगर प्रेजेंट है तो कैपिटल ए को एक्सप्रेस ही नहीं होने देता, मतलब एक जीन, एक लोकस दूसरे लोकस को एक्सप्रेस नहीं होने देता। नाउ इसको बोलते हैं एपिस्टेसिस। तो जो जीन बेटा है ना सप्रेस करता है वो एपिस्टेटिक जीन है, और जो सप्रेस हो जाता है वो हाइपोस्टैटिक जीन होता है, एलील नहीं जीन। ठीक है, सेम वे इधर भी बेटा वही पॉइंट है बच्चों। अगर आप नोटिस करो तो ये देखो, ये है वो दो, है ना, यहाँ पे कैपिटल ए है, बट आप नोटिस कर सकते हो कि सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ एकमात्र कैपिटल बी प्रेजेंट है, तब भी उसको सप्रेस कर रहा है। तो जब भी सप्रेस करने वाला जीन डोमिनेंट कंडीशन में हो तब उसे हम लोग कहते हैं बच्चों डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का मतलब क्या है, अगर एपिस्टेटिक जीन डोमिनेंट कंडीशन में रह करके दूसरे जीन को सप्रेस करता है तो ही बेटा उसे हम लोग डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहते हैं। क्लियर है क्या? यस क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ो। सर लेकिन ए भी तो सप्रेस कर सकता है बी को। नहीं कर सकता, ए इज हाइपोस्टैटिक। क्यों कर सकता है, नहीं कर सकता। ये दो अलग अलग जीन है, यहाँ कोडोमिनेंस वगैरह रूल नहीं है। यहाँ पे है कि बी ऐसे एंजाइम बनाता है जो ए को ब्लॉक करा देते हैं। बी का काम ही वो है, बी का काम है, वो रेगुलेटर जीन है। बी इज अ रेगुलेटर जीन विच रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ द ए। इसीलिए अगर कैपिटल बी प्रेजेंट रहा और उसके प्रोटीन बने तो वो पहले ए को ब्लॉक कर देते, भैया तू नहीं कर सकता एक्सप्रेस, ये चीज है। ठीक है, ए का काम अलग है, ए शायद कुछ कलर देता है, कुछ उसका काम है, वो अपना काम करता है ना। हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में आएगा। तो बी ऐसा जीन है जो अपने डोमिनेंट कंडीशन में जब भी होता है तो ए वाले एलील को एक्सप्रेस ही नहीं होने देता, बिल्कुल नहीं होने देता। ठीक है, लो और एक चीज देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बेटा आप नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ, ये क्या है देखो, ये एक क्रोमोसोम है ना। इस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे एक्स नाम का जीन है। अब ये एक्स नाम का जीन एक्सप्रेस होना चाहता है। ठीक है, ये जो एक्स नाम का जीन है बेटा, ये वाला जीन, ये एक्स नाम का जीन एक्सप्रेस होना चाहता है, वो तो अपना एक्सप्रेशन देगा, जो भी उसका है वो एक्सप्रेशन देगा। अब क्या है, आप यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ नोटिस करोगे आप लोग, तो इधर बेटा स्मॉल वाई प्रेजेंट है, और ये क्या करता है, स्मॉल वाई जब रिसेसिव कंडीशन में तब उसको सप्रेस करता है। मतलब एपिस्टैटिक जीन तभी सप्रेस कर पा रहा है जब वो खुद रिसेसिव में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो इस कंडीशन में कैपिटल वाई प्रेजेंट होने की वजह से ये एपिस्टैटिक रोल अपना पूरा नहीं कर पा रहा। इवन यहाँ पे देखो, दोनों जगह पे कैपिटल वाई होने की वजह से एपिस्टेसिस नहीं कर पा रहा है। तो कुछ जीन ऐसे होते हैं वो तभी अपना एपिस्टेसिस दिखाते हैं, दूसरे जीन को सप्रेस करते हैं, जब वो खुद रेसेसिव कंडीशन में है, तो फिर मैं उसको बोलता हूँ रेसेसिव एपिस्टेसिस। तो इस तरह से एपिस्टेसिस के दो टाइप है, वन इज अ डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड अदर इज द रेसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या है, जब एक जीन दूसरे जीन को सप्रेस करता है, ठीक है, तो वो तो एपिस्टेसिस है। बट जब एक जीन खुद के जब डोमिनेंट कंडीशन में है तब भी अगर दूसरे जीन को सप्रेस कर पाता है, ठीक है, तो उसको मैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहता हूँ। रेसेसिव एपिस्टेसिस क्या है, रेसेसिव एपिस्टेसिस वो है जब, है ना, एपिस्टेसिस जीन उसके रेसेसिव कंडीशन में हो, होमोजाइगस कंडीशन में, तभी बेटा वो दूसरे जीन को सप्रेस कर पाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज द रेसेसिव एपिस्टेसिस। आर यू श्योर? सबको समझ में आया बच्चों? यस। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या आएंगे, रेशियो क्या होगा, एग्जांपल क्या है, यही दो क्वेश्चन आएंगे नीट में। चलो लेट्स अंडरस्टैंड डोमिनेंट एपिस्टेसिस के बारे में बात करते हैं बच्चों, कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस में रेशियो क्या आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, है ना। चलो करके देखते हैं। देखो डेफिनेटली यहाँ पे बेटा टू टाइप्स, दो टाइप के बारे में बात हो रही। पहली है, एक है बच्चों डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अभी इसमें आप देखो, यहाँ पे हमने कलर, ये एग्जांपल लिया, हेयर कलर इन डॉग्स, ये एग्जांपल है, हेयर कलर इन डॉग्स। होता क्या है, क्या नोटिस करते हैं, देखो बच्चों, अगर कैपिटल बी है तो ब्लैक कलर आता है, स्मॉल बी है तो ब्राउन कलर आता है। ये मेन जीन है, कैपिटल बी से ब्लैक कलर आएगा, स्मॉल बी से ब्राउन कलर। तो ये
एक्सप्रेस होना चाहिए, कैपिटल बी है तो मतलब कैपिटल बी हो तो ब्लैक कलर आना ही चाहिए है ना, सही है ना, कैपिटल बी है तो ब्लैक कलर आना ही चाहिए, कैपिटल बी स्मॉल बी है तब भी ब्लैक कलर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। स्मॉल बी है तो ब्राउन कलर आना चाहिए, ये है फंडा। अब होता क्या है, एक और दूसरा जीन है जिसका नाम है डब्ल्यू। अब वो क्या करता है, जब वो डोमिनेंट कंडीशन में होता है तो वो ना तो ब्लैक को एक्सप्रेस होने देता है ना ब्राउन को एक्सप्रेस होने देता है, दोनों को एक्सप्रेस नहीं होने देता, और उस वक्त डॉग का कलर आ जाता है व्हाइट। तो जब जब कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट है तब तक ब्लैक डॉग का कलर क्या आएगा, जब जब कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट है तब तब क्या आएगा, व्हाइट कलर आएगा। आर यू श्योर? क्या हो रहा है, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू हमेशा दोनों को ही ब्लॉक कर देता है, एक्सप्रेस ही नहीं होने देता, ना ब्लैक कलर के पिगमेंट बनने देता है ना ब्राउन कलर के पिगमेंट बनने देता है, बनने नहीं देता पिगमेंट, तो व्हाइट डॉग हो जाएगा, डॉग विल बी व्हाइट। ठीक है, तो ये डॉग में मैक्सिमली देखने को तो बहुत सारे आप एल्सेशियंस वगैरह बहुत सारे डॉग देखो वो व्हाइट कलर के ही होते हैं, हेयर पूरे व्हाइट होते हैं, बराबर। तो बच्चों यहाँ पे नोटिस करो, हम लोगों ने क्या किया, एक व्हाइट डॉग लिया जो कि है ना कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल, ऑब्वियसली व्हाइट होगा यार क्योंकि ये डब्ल्यू प्रेजेंट है कैपिटल, तो बी जो है ब्लैक कलर दे ना पाएगा। इधर देख लेते हैं स्मॉल डब्ल्यू, ये तो डेफिनेटली ब्राउन होगा क्योंकि स्मॉल डब्ल्यू है, वो सप्रेस नहीं कर पा रहा, रेसेसिव में तो सप्रेस नहीं, तो ब्राउन कलर का है। तो व्हेन वी क्रॉस व्हाइट डॉग विद द ब्राउन डॉग व्हाट विल हैपन, यहाँ पे हमें जो F1 जनरेशन मिलती है डेफिनेटली बेटा वो होगी व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर के डॉग हमें मिलेंगे F1 जनरेशन में। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल बी हेटेरोजाइगस कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन आ चुकी है व्हाइट कलर के डॉग। अगर हम सेल्फिंग करते हैं, है ना, अगर हम सेल्फिंग करते हैं व्हाट विल हैपन इन सेल्फिंग। ठीक है, अगर हम सेल्फिंग करते हैं बच्चों, देखो ये है अभी यहाँ पे इनका अगर हम सेल्फिंग करा देंगे तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा हमें तो पता है, हमें 9:3:3:1 ये रेशियो मिलने की संभावना है डायहाइब्रिड क्रॉस के, है ना। अगर बात करते हैं हम लोग, इफ वी टॉक रिगार्डिंग द डायहाइब्रिड क्रॉस we can get the 9:3:3:1। ठीक है, अब देखो मुद्दा ये आया कि जब कैपिटल डब्ल्यू डैश कैपिटल बी डैश है तो कौन सा कलर आएगा भाई, ऑब्वियसली बेटा सारे व्हाइट आएंगे यार, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल बी को एक्सप्रेस ही नहीं होने दे रहा, हो रहा है क्या, नहीं करने दे रहा, इसलिए कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन है और कैपिटल बी है ना हाइपोस्टेटिक है, और कैपिटल डब्ल्यू डैश स्मॉल बी है तो ब्राउन कलर आना चाहिए था स्मॉल बी का, तब भी नहीं आएगा, तब भी व्हाइट ही आएगा। इसीलिए हमें 9+3 मतलब 12 जो है पूरे के पूरे बेटा 12 हमें व्हाइट टाइप मिलेंगे, है ना, दैट इज व्हाट द पॉइंट। देन यहाँ पे बेटा स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल बी है तो ब्लैक कलर के डॉग हमको मिलेंगे 3/16, 3/16 इज द, है ना। और देखो यहाँ देखो एक ऐसा है जिसमें स्मॉल डब्ल्यू ए तो ये ब्राउन कलर के, तो रेशियो क्या मिलेगा बेटा, है ना, बिकॉज डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू इज एपिस्टैटिक जीन, डोमिनेंट एपिस्टेसिस हमें देखने को मिल रहा है और रेशियो आया बेटा 12:3:1। आप ये देखना कि सिर्फ फिनोटिपिक ही रेशियो मॉडिफाई हो रहे हैं डायहाइब्रिड के, 9:3:3:1 आना चाहिए था बट आ रहा है 12:3:1। आर यू श्योर? सर जो थर्ड कंडीशन है स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल बी, उसमें जो रेसेसिव वो सप्रेस नहीं करेगा कैपिटल बी को? नहीं कर रहा ना, नहीं तो ब्लैक कैसे आता, सर लेकिन ये तो रेसेसिव एपिस्टेटिस, कहाँ रेसेसिव एपिस्टेसिस नहीं कर रहा है, जब वो स्मॉल डब्ल्यू कंडीशन में है तो एक्सप्रेस कैपिटल बी को सप्रेस ही नहीं कर पा रहा, कैपिटल बी अपना ब्लैक कलर दे रहा है ना, अरे कैपिटल बी का काम ही है ब्लैक कलर प्रोवाइड करना, वो तो अपना कलर दे रहा है, उसको कोई दबा नहीं रहा, क्यों नहीं, क्योंकि वो स्मॉल डब्ल्यू है रेसेसिव कंडीशन में, इसलिए वो सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो तभी सप्रेस कर पाता है जब खुद डोमिनेंट कंडीशन में हो। यहाँ पे देखो यहाँ कैपिटल डब्ल्यू है बी है तो यहाँ ब्लैक कलर नहीं आ पा रहा, क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज कैपिटल डब्ल्यू जो इसको दबा देता है, तो व्हाइट ही आएगा।
बट यहाँ पे कैपिटल बी है, वो ब्लैक कलर दे पा रहा है क्योंकि ये स्मॉल डब्ल्यू उसको दबा नहीं पाता है। तो यही तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। एपिस्टेसिस जीन तभी कर पाता है जब वो अपने डोमिनेंट कंडीशन में हो। यस यस सर। हाँ। नाउ अब आते हैं बेटा रेसेसिव एपिस। यहाँ पे मजेदार बात है कि यहाँ पे रेशियो आएगा 9:3:4। अब ये रेशियो किसके जैसा है? अभी तो पढ़ा, आज ही हमने पढ़ा। रेशियो कैसा है बेटा? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। तो ये क्वेश्चन तो आपको एम्स में भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज सिमिलर टू द सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। तो ऑब्वियसली बेटा रेसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो जो है वो सप्लीमेंट्री जीन जैसा ही होता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, कोट कलर इन माइस। बट अब हमारा परसेप्शन जो है, जो देखने का जो नजरिया है, थोड़ा बदलना है। कैसे बदलेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड। पहले मैंने ए को ये कहा था, कैपिटल ए और को मैं सप्लीमेंट्री जीन ये नजरिए से देखा था, और मैंने कैपिटल बी स्मॉल बी को मेन जीन माना था। अब यहाँ पे उल्टा सोचते हैं। उल्टा ऐसा सोचते हैं कि कैपिटल ए और स्मॉल ए मेन जीन है जो एक्सप्रेस होना चाहते हैं। मतलब कैपिटल ए अगर एक्सप्रेस हो गया तो अगोटी कलर आएगा, और स्मॉल ए अगर एक्सप्रेस हो गया तो ब्लैक कलर आएगा। यस, ठीक है ना। कैपिटल ए अगर एक्सप्रेस हो गया तो अगोटी कलर आएगा, और स्मॉल ए अगर एक्सप्रेस हुआ तो ब्लैक कलर आएगा। दैट इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डन? पक्का? सर ये जो कंडीशन है ये एज्यूम किया है कि हाँ, अज्यूम करने का मतलब ही है कि ये इंटरेक्शंस है। ठीक है, हम लोग इंटरेक्शंस को पढ़ते हैं तो मैं इंटरेक्शंस को दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि बार बार मुझे ये रिजल्ट सेम ही आते हैं। अगर मैंने दोनों तरफ से देखा तो भी बेटा रेशियो वही आता है, 9:3:4। तो रेशियो में फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं दो चीजें अज्यूम कर सकता हूँ। करेक्ट है? यस सर। ठीक है। हाँ, तो देखो हाइपोस्टैटिक जीन है। अगर हाइपोस्टैटिक जीन है, कौन सा? कैपिटल ए स्मॉल ए हाइपोस्टैटिक है। ए रहा तो अगोटी आता है, स्मॉल ए तो ब्लैक आता है। बराबर। अब कंसीडर करते हैं कि ए कैपिटल ए अगोटी नहीं दे पाएगा जब वो स्मॉल बी के प्रेजेंस में आएगा। व्हेन इट इज प्रेजेंट विद द स्मॉल बी एंड कैपिटल ए, इट विल गिव द अल्बिनो। ओह माय गॉड, मतलब स्मॉल बी कैन नॉट अलाउ द एक्सप्रेशन ऑफ द कैपिटल ए। यस, तो स्मॉल बी इज एपिस्टेटिक, but capital A can express in presence of the capital B. कैपिटल बी के प्रेजेंस में कैपिटल ए अपना अगोटी कलर दे देता है, नो इश्यू इन दैट, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है। तो अगर इस हिसाब से हम लोग देखें, स्मॉल ए स्मॉल बी तो अल्बिनो देगा, मतलब स्मॉल बी जो है स्मॉल ए को भी सप्रेस कर रहा है, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल बी अल्बिनो ही आएगा। स्मॉल बी अल्बिनो ही आएगा, स्मॉल बी अगोटी कलर नहीं आने देगा, स्मॉल बी ब्लैक कलर भी नहीं आने देगा। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। A is a supplementary allele. A is the supplementary allele for the B. B के हिसाब से अगर हम देखें कैपिटल B, अगर सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन को पढ़ रहे हैं हम लोग, तो A is the supplementary allele for the capital B. But capital A is a hypostatic for small b, है ना। A का जो रिलेशनशिप है विद द कैपिटल B वो सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन है, बट कैपिटल A का जो इंटरेक्शन विद द स्मॉल b है वो हाइपोस्टैटिक इंटरेक्शन है, एपिस्टैटिक इंटरेक्शन है। इस नजरिए से हमें ये देखना है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b के प्रेजेंस में हमें अगोटी कलर मिल रहा है। व्हाई? Because small b cannot suppress the capital A because there is a capital B present. पहले तो small b खुद एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि कैपिटल B प्रेजेंस है, इसीलिए। बट आप इसको देखो, इस केस में देखो, इस केस में आपको स्मॉल बी और कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए जो अपना अगूठी कलर देना चाहिए था नहीं दे पाया, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल बी दोनों बेटा इसको सप्रेस कर पा रहे हैं, तो इसलिए एल्बिनो आएगा। बिकॉज ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि कैपिटल बी इज अब्सेंट। तो जब कैपिटल बी अब्सेंट होता है तो ही बेटा हाइपोस्टैटिक वाला जो रिलेशनशिप है वो उभर करके आता है, नहीं तो नहीं आता।
यस, ठीक है. सो दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड. सर हाँ बेटा बोलो. सर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी में स्मॉल बी फिर एल्बिनो नहीं देगा. कौन सी इंटरेक्शन में, सप्लीमेंट्री में या हाइपोस्टैटिक में? सर फर्स्ट केस में तो दोनों है ना, क्योंकि कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों है. हाँ, तो कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों है, बट स्मॉल बी एक्सप्रेस नहीं होता, इसीलिए आप ये क्वेश्चन ही ना पूछो. इसीलिए मैंने ये वाली चीज यहाँ पे आपको समझाई है. रेसेसिव एपिस्टेसिस में रेसेसिव एपिस्टेसिस तभी हो सकता है जब वो अपने होमोजाइगस कंडीशन में हो. यस यस सर. हाँ, ठीक है. तो अब बेटा देखो, इसका परसेप्शन हमें समझना है मतलब देखो, अगर हम एक अगोटी को दूसरे अगोटी के साथ में क्रॉस कराते हैं, whenever we cross the one agouti with the another agouti, what will happen? देखो यहाँ पे हमें ये समझना है कि यहाँ पे मुद्दा आता है बच्चों कि अगर हम लोग इस नजरिए से देखते हैं कि कैपिटल बी, यहाँ पर्पल कलर के जितने भी मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं आप देख सकते हो, हर पर्पल कलर के बॉक्स में, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल ए है, स्मॉल बी है, कैपिटल ए है, स्मॉल बी है, और लास्ट एक पर्पल है उसमें स्मॉल ए स्मॉल बी है, और चारों अल्बिनो है. अभी चारों अल्बिनो इसीलिए है बिकॉज स्मॉल बी इज नॉट अलाउिंग द एक्सप्रेशन ऑफ आइदर कैपिटल ए और स्मॉल ए. मतलब ना वो अगोटी आने दे रहा है और ना ही ब्लैक कलर आने दे रहा है. बट इफ यू सी द ऑरेंज कलर बॉक्सेस, यू कैन सी दैट स्मॉल ए अपना ब्लैक कलर दे पा रहा है बिकॉज कैपिटल बी उसे सप्रेस नहीं करता. ठीक है, सो कैपिटल बी जब आएगा तो बेटा वो स्मॉल ए के ब्लैक कलर को आने देगा. दैट इज व्हाट द पॉइंट. वो उसे सप्रेस नहीं कर पाएगा. इज इट क्लियर? ठीक है, तो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड. यस, वेरी सिंपल, मतलब ज्यादा मुश्किल तो है नहीं बच्चों. परफेक्ट. राइट नाउ यहाँ पे देखो, ये तो नॉर्मल हो गया. ठीक है, बाकी सारे जो है ग्रीन कलर के जो अंडरलाइन किए गए हैं उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कैपिटल ए भी प्रेजेंट है, कैपिटल बी, बोथ आर प्रेजेंट. सो द एक्सप्रेशन of the agouti is possible because capital B is not suppressing the capital A. ठीक है, so this is the one way of thinking and this is the recessive epistasis way of thinking. But if you think in the supplementary way, how you will think? See, suppose we are talking about the capital B shows the black color. So आप orange color के boxes देखो, जहां जहां capital B है वहां वहां उसके साथ स्मॉल ए प्रेजेंट है, इसलिए कैपिटल बी अपना ब्लैक कलर दे पा रहा है, बट स्मॉल ए उसे मॉडिफाई नहीं कर पा रहा इनटू अगोटी, इसलिए ब्लैक कलर हमें देखने को मिलता है. बट इफ यू सी हियर, अगर आप देख पा रहे हो तो देखो, अगर कैपिटल बी प्रेजेंट है और कैपिटल ए के साथ में है, ऐसे नो कंडीशन जो ग्रीन अंडरलाइन की हुई है, इसमें द जीन ऑफ द कैपिटल बी can express its a black color and the capital A will modify it into the agouti. तो ये नो पॉसिबिलिटीज है. बट जो पर्पल कलर में मार्क किए गए हैं उसमें अगोटी वाला एंजाइम बन तो रहा है, मॉडिफायर बन तो रहा है, बट ब्लैक कलर वाला पिगमेंट बन ही नहीं रहा बिकॉज देयर इज अ स्मॉल बी. तो ये है बेटा, सप्लीमेंट्री जीन होने के बावजूद भी कलर नहीं आ रहा है. ठीक है, अल्बिनो आ रहा है. ठीक है, बिकॉज मेन जीन एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा. सो ए और कैपिटल बी का रिलेशनशिप अगर आप देखो तो वो है सप्लीमेंट्री वाला, मतलब कैपिटल बी इज मॉडिफाइड इनटू द अगोटी. ठीक है, और अगर आप बेटा कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी का रिलेशनशिप देखते हो तो आपको जो चीज देखने को मिल रही है वो बड़ी सिंपल है बच्चों, है ना. वो कंडीशन है जिसको हम लोग कह रहे हैं डेफिनेटली, यस, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, that is what the, है ना, supplementary interaction, है ना, with relationship to A to capital B, it is the supplementary interaction. The relationship between capital A and small b is the epistatic interaction, that is recessive. Let's understand this here. देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जब अगर यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो ये क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल अगर यहाँ प्रेजेंट है तो बिल्कुल डेफिनेटली ये ब्लैक कलर देगा. In presence of the enzyme B, तो ये ब्लैक कलर देगा.
और ब्लैक कलर से बेटा अगोटी, अगर एंजाइम प्रेजेंट है मॉडिफायर है तो अगोटी आएगा। बट ये जो है ये सुटेबल है ओनली फॉर, ये जो एक्सप्लेनेशन है दिस इज सुटेबल विथ रिगार्डिंग टू दी सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। मतलब ब्लैक आ रहा है एंजाइम बी के प्रेजेंस में और एंजाइम ए इज मॉडिफायर जो कि उसको अगोटी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट। ठीक है, अब उसको नजर से देखते हैं। इफ इट इज अ स्मॉल बी अगर प्रेजेंट है तो वो ब्लैक कलर आने ही नहीं देता, तो ब्लैक कलर आने ही नहीं देता। ठीक है, तो अल्टीमेटली बेटा जो अगोटी वाला एक्सप्रेशन देने वाला जो कैपिटल ए है उसको भी वो एक्सप्रेस ही नहीं होने देता जब वो खुद स्मॉल बी के कंडीशन में है। तो ये नजरिया जो है बच्चों, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो नजरिया है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं व्हाट वी कैन से दी रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो आपको बस एक सिंपल बात याद रखनी है, दे विल आस्क यू क्वेश्चन एंड व्हाट दे आस्क is that the ratio for the supplementary gene interaction and the recessive epistasis similar? The answer is yes. Can you give the same example for both? Answer is yes. So what is the ratio? Ratio is 9:3:4. Okay. Now what is the difference? The difference is capital A and capital B shows the supplementary gene interaction, and capital A and small b shows the hypostatic interaction या epistatic interaction. That's it. Correct है? Clear है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। सर ना, हाँ बोलो। सर जो बॉक्सेस पर्पल में है वो रिसेसिव एपिस्टैटिस दिखा रहे हैं ना कौन? सर? वो जो पर्पल में 4 बॉक्स थे, स्मॉल बी हाँ बिल्कुल, वो दोनों ही दिखा रहा है। आप कौन से नजरिए से देख रहे हो यही बता रहा ना, वो दोनों ही दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वही सेम 16 ब्लॉक आपको सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन भी दिखा रहा है, वही सेम 16 ब्लॉक्स आपको, है ना, मैंने दोनों करके दिखाया ना, है ना। हाउ यू Yes, आर sir. इंटरप्रेटिंग इट, दैट इज व्हाट द पॉइंट। नाउ देयर इज अनदर पॉइंट। अब देखो, एलिलिक हो गया, नॉन एलिलिक हो गया। अभी तक हमने 1 जीन का इंटरेक्शन पढ़ा, 2 जीन के इंटरेक्शन पढ़े। अब बात करते हैं बहुत सारे जीन और एक ही फंक्शन। अभी तक मैंने बात करी 2 जीन एक फंक्शन, 2 जीन एक कैरेक्टर। अब यहाँ पे बात करेंगे लॉट ऑफ जीन्स एंड सिंगल फंक्शन, बहुत सारे जीन एक ही फंक्शन देंगे। सो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसको ही मल्टीपल जीन या मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, देखो सिंपल है, मोर देन 1 नॉन एलिलिक जीन एक्सप्रेस अ सिंगल कैरेक्टर। बहुत सारे जीन है, एक सिंगल, यहाँ पे मेनी जीन 1 कैरेक्टर वाला फंडा है। अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम लोग? 2 जीन 1 कैरेक्टर, है ना, 2 जीन 1 कैरेक्टर। अभी क्या पढ़ेंगे? मेनी जीन, बहुत सारे जीन मिला करके एक ही कैरेक्टर। प्लियोट्रॉपी में क्या पढ़ा था? 1 जीन मेनी कैरेक्टर। प्लियोट्रॉपी में क्या था? 1 जीन मेनी कैरेक्टर। पॉलीजेनिक में क्या है? मेनी जीन, नाम से समझ में आता है, पॉलीजीन, पॉलीजीन मतलब बहुत सारे जीन है ना। अब यहाँ पे आते हैं मेनी जीन 1 कैरेक्टर में, इसको हम मल्टीपल कर दो, मल्टीपल एलील ये जब वर्ड यूज करते बेटा तब हम क्या बात करते हैं? एक ही जीन के बहुत सारे एलील। तो मल्टीपल एलील इज प्रेजेंट ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। मल्टीपल एलील कहाँ प्रेजेंट? होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो फंडा है ये मल्टीपल एलीलिज्म से डिफरेंट है, क्योंकि बेटा देखो मल्टीपल एलील के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम सेम लोसाई के बारे में, एक ही लोकस के बारे में बात करते हैं, है ना। हम सिर्फ एक सिंगल लोकस के बारे में बात करते हैं। विल टॉक अबाउट सिंगल लोकस, सेम लोकस। जैसे देखो 2n हैव ओनली 2 एलील्स, डिप्लॉयड कंडीशन में 2 ही एलील हो सकते हैं। ठीक है, वेयर एज इन मल्टीपल जीन, मल्टीपल फैक्टर वाला जो फंडा है, जो ये वाला पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इसमें क्या है? और मल्टीपल मोर देन 2 नॉन एलिलिक जीन इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे जीन होते हैं जो एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखेंगे आपको पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे एक नॉर्मल सिंपल पॉइंट ये है कि मल्टीपल एलील और मल्टीपल जीन ये 2 अलग अलग चीजें हैं। एक ही जीन के बारे में बात करेंगे अगर हम मल्टीपल एलील के बारे में बात करते हैं। मल्टीपल जीन में मतलब बहुत सारे जीन के बारे में बात करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड।
अब ये जो फंडा है इसको हम लोग क्वांटिटेटिव जीन कहते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं, या क्वांटिटेटिव कैरेक्टर से बेटा ये इसको एक्सप्रेस करता है। इट एक्सप्रेसेस क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं मेजरेबल ट्रेट या मेट्रिक ट्रेट बोलते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऐसे वेरिएशंस को ही बेटा, है ना, हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, देखो, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, जितने डोमिनेंट एलील होंगे, है ना, वो डिसाइड करेंगे कि एक्सप्रेशन कितना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब एडिटिव इफेक्ट है, सब लोग एडिट कर दो। अब मैं इसको समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं हम लोग हमारे ह्यूमन स्किन कलर, ये वाला कैरेक्टर लेते हैं, हमारा इंसानों का स्किन कलर है ना, ह्यूमन स्किन कलर, दिस इज एन एग्जांपल, नाउ अंडरस्टैंड दिस। ह्यूमन स्किन कलर में होता क्या है बच्चों, एक्चुअली 3 जीन मिलकर के, 3 जीन है ना, ए जीन, बी जीन, सी जीन, ऐसे 3 जीन हमारे सेल में होते हैं, जो सब तीनों मिल हमारे स्किन का कलर डिसाइड करते हैं। डन, कितने जीन है, 3 जीन, 3 जीन के 4 बेटा, मतलब 6 एलीलिक कॉम्बिनेशन है ना, 3 है तो 6 एलील तो होंगे ना, हर एक के 2 2। नाउ देखो, हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि एक जीन जो है वो 3 माइक्रोग्राम मेलानिन सिक्रेट करता है, सिंगल जीन, एक डोमिनेंट जीन 3 माइक्रोग्राम इतना क्या सिक्रेट करता है बच्चों, मेलानिन, है ना, 1 सिंगल जीन। हर एक जीन का कंट्रीब्यूशन कितना है, हर एक जीन का, है ना, 3 माइक्रोग्राम इतना बेटा मेलानिन पिगमेंट को सिक्रेट करता है। अब यहाँ नोटिस करो, एक इंसान देखो जिसका, है ना, जीनोटाइप ऐसा है, ये बंदे का, है ना, कलर जो है, देखो इसमें एक कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है। देखो स्मॉल ए स्मॉल बी जो है, स्मॉल कंडीशन में वो मेलानिन पिगमेंट नहीं बनाते, है ना, तो डोमिनेंट नहीं एक्सप्रेस होते हैं। तो यहाँ देखो कैपिटल ए कैपिटल बी 2 लोग हैं, तो कितना मिलेगा बेटा, 6 माइक्रोग्राम। तो इस इंसान का कलर कैसा होगा, लाइट होगा ना, बहुत ही ज्यादा फेयर होगा यार, ये फेयर होगा, है ना, क्योंकि पिगमेंट बहुत कम है। अभी देखो यहाँ पे बात करते हैं, ये बंदा देखो जिसका जीनोटाइप ये है, इसमें तो सिर्फ एक ही डोमिनेंट है भैया, तो क्या हुआ, ये सिर्फ 3 माइक्रोग्राम, ये तो एकदम बिल्कुल फेयर व्हाइट टिश, है ना, बहुत ज्यादा फेयर कॉकेशियन होगा। सो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। राइट नाउ मैं यहाँ पे ये कंडीशन दिखाना चाहता हूँ, देखो ये कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल सी, 3 बार बेटा डोमिनेंट एलील है यहाँ पे, मतलब इस बंदे में मेलानिन, इसके सेल्स में मेलानोसाइट में कितना पिगमेंट बनेगा, 9 माइक्रोग्राम। मतलब ऑब्वियसली बेटा इसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क होगा एज कम्पेयर टू जो ऊपर वाले 2 है ना, इससे और इससे बेटा इसका कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा। व्हाई, बिकॉज उसके मेलानोसाइट्स में ज्यादा मेलानिन बन रहा है। व्हाई, बिकॉज इट हैज मोर डोमिनेंट एलील्स। तो बेटा नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील विल डिसाइड द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगे उतना ज्यादा बेटा वो क्या होगा, डार्क कलर का होगा। तो बेटा अगर मैं ये लिखूं कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, भैया इसका कलर कैसा होगा रे? आप इमेजिन करो कैसा कलर होगा इसका, बताओ ना। वेरी डार्क, भयंकर, मतलब सबसे डार्क यही होगा। क्यों, क्योंकि उसमें 6 के 6 डोमिनेंट है, 6 के 6 मिल करके मेलानिन बना रहे, तो इसके हर सेल में बेटा बहुत ज्यादा अमाउंट में मेलानिन होगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट आई एम टेलिंग यू यहाँ पे। इसीलिए इसको हम लोग क्वांटिटेटिव कैरेक्टर कहते हैं। और बहुत सारे नंबर ऑफ जीन मिल करके बेटा एक सिंगल कैरेक्टर, अभी कैरेक्टर कौन सा आ रहा है, स्किन कलर, बट कितने जीन इन्वॉल्व हो गए, 3 जीन इन्वॉल्व हो गए एक ही कैरेक्टर देने के लिए। यस और नो सर, इसमें रिसेसिव का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? नहीं है ना, सिर्फ डोमिनेंट है, यहाँ पे लिखा ही है डोमिनेंट एलील। जितने डोमिनेंट एलील होंगे उतना ही कैरेक्टर उभर करके आएगा, एक्सप्रेस होगा। यस यस सर। ठीक है, ओके नाउ आते हैं, देखो इसीलिए हम क्या कहते हैं, ईच डोमिनेंट एलील हैव अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे 3 माइक्रोग्राम बोल दिया ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। वैसे ये कोई सही नंबर नहीं है, मैंने समझाने के लिए ऐसा एक, है ना, लॉजिक उठा लिया। सो ईच डोमिनेंट एलील हैव अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, है ना, इन द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। हर एक का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए हर एक जीन को, हर एक डोमिनेंट जीन को
हर डोमिनेंट फैक्टर को हम लोग कंट्रीब्यूटिंग जीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? कंट्रीब्यूटिंग जीन कहते हैं। तो जिस समय मैं डोमिनेंट को कंट्रीब्यूटिंग कहता हूं, तो वैसे ही जो रेसेसिव होते हैं ना, ये रेसेसिव, ये इनको मैं नॉन कंट्रीब्यूटिंग जीन बोलूंगा। क्या बोलूंगा उसे मैं? नॉन कंट्रीब्यूटिंग जीन। वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। जो रेसेसिव है नॉन कंट्रीब्यूटिंग है, डोमिनेंट है उतने ही कंट्रीब्यूटिंग जीन है। ठीक है। सो एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। बराबर। एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर किसके ऊपर निर्भर होगा? जितने डोमिनेंट एलील हैं उसके हिसाब से एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर डिपेंड होगा। ओके। तो यहाँ पे बच्चों क्वांटिटेटिव कैरेक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, आर वेरी मच अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। होता क्या है कि देखो, क्या ह्यूमन स्किन कलर सिर्फ बहुत जैसे कि जितने जीन है उतने ही है? क्या नहीं है। इवन आप इंडिया में अगर आप स्किन कलर को, है ना, का रिसर्च करने के लिए खड़े हो गए तो बड़ा, मैं आपको बताता हूँ, आपको इतने सारे कलर मिलेंगे जितने तो जीन से नहीं बनते। जीन के जेनेटिक कॉम्बिनेशन से भी ज्यादा आपको, है ना, स्किन टोन देखने को मिलते हैं। डेफिनेटली, है ना, वो कौन सी जगह पे रहता है? बर्फ में रहता है, पानी में रहता है, ठीक है, साउथ इंडिया में रहता है एकदम टिप पे, है ना, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, या एकदम हिमालयन रेंज पे रहता है। इस हिसाब से ऑल्दो दे हैव सिमिलर जेनेटिक मेकअप, है ना, हो सकता है मतलब ये वाला जेनेटिक मेकअप यहाँ पे देखो 3 वाला, ये बहुत सारे इंडियन में होगा, बट जरूरी नहीं कि उनका जो स्किन टोन है वो एक जैसा ही। ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से भी थोड़ा मेलानिन पिगमेंट का कम ज्यादा होता है। ठीक है। आपने सुना होगा ना, गोवा में लोग आते हैं फॉरेन कंट्री से, बराबर है, और बीच के ऊपर सोए रहते हैं। क्या करते हैं वो? टैनिंग। बराबर। टैनिंग का क्या मतलब है ना, सिर्फ इसका मतलब क्या है? आप अगर बेटा गर्मी में रहे, सूरज की किरणों में रहे, तो ऑब्वियसली बेटा हमारी बॉडी टैन होती है, मतलब स्किन टेक्सचर चेंज होता है, स्किन कलर चेंज होता है। करेक्ट है? यस और नो? तो जो भी ये जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स है उनके ऊपर आप देखोगे एनवायरनमेंट का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं, तो जब भी बेटा हम लोग क्वांटिटेटिव कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होगा? दो छोर होंगे। एक होगा मैक्सिमम एक्सप्रेशन वाला, और एक क्या होगा बेटा? मिनिमम एक्सप्रेशन वाला। अब मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब हो सकता है? जब सारे डोमिनेंट हो यार, तभी हो सकता है। मिनिमम एक्सप्रेशन कब हो सकता है? जब बेटा सारे रेसेसिव हो, है कि नहीं यार? सारे रेसेसिव हो तो मिनिमम एक्सप्रेशन। मैक्सिमम कब होगा? जब सारे डोमिनेंट है, तब भी बेटा मैक्सिमम होगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट। यस, यस और नो? तो बीच में जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? वो सब है बेटा इंटरमीडिएट फॉर्म्स या इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स। करेक्ट है ना? देखो, ये इसकी डिस्कवरी अभी थोड़ा थोड़ा है ना। फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये भाई साहब है जे कोलरिटर। इन्होंने टोबैको प्लांट में ये है ना, ये फंडा डिस्कवर किया। ठीक है। डिटेल्ड स्टडी जो है इस बंदे ने की थी, नेल्सन एले ने। ठीक है। उन्होंने पढ़ा था व्हीट कर्नल कलर। कर्नल जानते हो? सीड कोट के अंदर जो कुछ भी होगा, सीड के कोट के अंदर जो कुछ भी चीज होती है उसे कहते हैं कर्नल, व्हीट कर्नल कलर। और दूसरा उन्होंने पढ़ा टोबैको कोरोला लेंथ, मतलब फ्लावर में जो कोरोला होता है उसकी जो लेंथ होती है ना, उसको भी पढ़ा बच्चों। तो यहाँ पे अब बात करते हैं अदर एग्जांपल्स, जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर। इसमें 3 जीन इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूमन हाइट, इसमें 5 जीन इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस, उसमें 25 जीन इन्वॉल्व होते हैं। देखो, इंटेलिजेंस भी एक जेनेटिक कैरेक्टर है ना, पता है? बट देखो, जो भी जेनेटिक कैरेक्टर ऐसे होते हैं क्वांटिटेटिव, वो बेटा एनवायरनमेंट से सब, है ना, ऑब्वियसली अफेक्टेड होते हैं। इसीलिए जो भी आप बुक्स पढ़ते हो, गेम्स खेलते हो, ठीक है, जिन लोगों से बातें करते हो, वो भी आपके इंटेलिजेंस में कंट्रीब्यूशन जरूर करते हैं। ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन इन द कैटल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अब एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जिसकी अनलिमिटेड है, बट हम लोग ह्यूमन वाले एग्जांपल याद रखें। और यहाँ पे कर्नल कलर वाला जो एग्जांपल है, देखो, अगर आप मीट के बारे में सोच रहे हो तो 2 ही एग्जांपल पूछते हैं। एक होता है कर्नल कलर इन मीट का, और दूसरा ह्यूमन स्किन कलर का। ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। पहले हम लोग
कर्नल कैलोरीन मीट के बारे में बात करते हैं ना। देखो कर्नल मतलब ही होता है सीड विदाउट सीड कोट, ठीक है, उसे कर्नल बोलते हैं। क्लियर है क्या? सीड विदाउट सीड कोट इज द कर्नल। नाउ यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं सिर्फ 2 ही जीन, ठीक है। ऑलरेडी ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, बट इसमें 2 ही जीन इन्वॉल्व होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, क्योंकि इनका जो रेशियो जैसा आता है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जैसा आता है, ठीक है। 9:3:3:1 नहीं आएगा, 9:7 नहीं आएगा, तो 9:2 वाला रेशियो नहीं आता है, इट इज, है ना, वो एक ग्रेडेशन वाला रेशियो आता है, ग्रेडेशन रेशियो। ठीक है, थोड़ी देर बाद में समझेंगे इसका क्या मतलब है। 2 जीन है, बट होता क्या है, मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब आएगा, जब ये चारों डोमिनेंट होंगे। इसको बोलते हैं डार्क रेड कलर का बेटा कर्नल होगा। मिनिमम एक्सप्रेशन कब होगा, जब चारों बेटा रिसेसिव होंगे, है ना, व्हाइट कलर का कर्नल होगा, दैट्स इट। अब करते हैं क्रॉस। डार्क रेड विल क्रॉस विद द व्हाइट, कैपिटल ए ये वाला और ये वाला, इनका क्रॉस हुआ। F1 जनरेशन हमें डेफिनेटली हेटेरोजाइगस मिलेगा, और उसमें जो कर्नल्स आएंगे वो इंटरमीडिएट कलर के होंगे। दे विल नॉट बी डार्क रेड, दे विल बी नॉट व्हाइट, करेक्ट। जब हम F1 जनरेशन का सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग, तो बेटा डेफिनेटली इसके 4 प्रकार के गैमेट बन सकते हैं, इसके भी 4 टाइप गैमेट बनेंगे, मतलब टोटल हमें 16 कॉम्बिनेशन मिलते हैं। बट वो कैसे मिलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो अगर 4 डोमिनेंट अलील होंगे जिस तरह से ये है, तो हमें सिर्फ ऐसा एक ही मिलेगा 1/16 डार्क रेड। दूसरा है बेटा 3 डोमिनेंट अलील, मतलब ये इस प्रकार का, ऐसे हमें 4 कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, ऐसे 4 कॉम्बिनेशन मिलते हैं जीनोटिपिक, जिनमें 3 डोमिनेंट अलील होते हैं। इसमें से एक उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया है। तो 4/16 हमको मिलते बेटा, और उनको कलर होता है लाइट रेड। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे देखो 2 डोमिनेंट अगर अलील है, तो जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल, ऐसे हमें 6 कॉम्बिनेशंस मिलते हैं जीनोटिपिक, ठीक है, 6 कॉम्बिनेशन, 6/16 ये होते हैं इंटरमीडिएट। उसके बाद बेटा 1 डोमिनेंट अलील, स्मॉल ए इस तरह से, तो दैट इज व्हाट द वेरी लाइट रेड, हमें ऐसे 4 कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। और लास्ट बेटा 0 डोमिनेंट अलील, ये देख सकते हो आप लोग 1 एंड व्हाइट कलर। तो आपको दिखाई यार ग्रेडेशन दिखाई दे रहा है, ग्रेडेशन रेशियो आया, फिनोटिपिक रेशियो 1:4:6:4:1। You start from the white, then very light red, then intermediate, then light red, and then dark red. तो ग्रेडेशन हो रहा है, मतलब बिल्कुल मिनिमम एक्सप्रेशन से मैक्सिमम एक्सप्रेशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ऑल्दो 2 ही जीन है, बट रेशियो क्या आया, 1:4:6:4:1, है ना। फिनोटिपिक रेशियो जो कि 9:3:3:1 आना चाहिए था, वो मॉडिफाई हो गया, इसीलिए यहाँ पे इसकी डिस्कवरी हुई। यार ये अलग ही रेशियो मिला, है ना। तो क्या आप मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ फिनोटाइप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑब्वियसली बहुत सिंपल है, जितने जीन होंगे, है ना, देखो कितने जीन है यहाँ पे, 2 ही जीन है, तो 2n+1 करना पड़ेगा। तो फिनोटाइप कितने हैं बेटा, देखो 1 2 3 4 5 फिनोटाइप आए, है ना। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट। नाउ दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, स्किन कलर इन ह्यूमन। ह्यूमन का स्किन कलर है, स्टडीड बाय द डेवनपोर्ट इन द डिटेल, मतलब उन्होंने, है ना, डेवनपोर्ट एंड डेवनपोर्ट ऐसे 2 लोग थे, उन्होंने बेटा इसकी स्टडी की, स्टडीड बाय द डेवनपोर्ट इन डिटेल। अब यहाँ पे नोटिस करना है 3 जीन है बच्चों, कितने जीन है, 3 जीन, ठीक है। अब ये जो 3 जीन होते हैं, है ना, यहाँ पे, है ना, मतलब कितना बेटा, 6 कंट्रीब्यूटिंग अलील है, बराबर, 3 जीन है मतलब। तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब आएगा बच्चों, जब ये 4, है ना, 6 के 6 अलील डोमिनेंट होंगे। मिनिमम एक्सप्रेशन कब आएगा बच्चों, जब 6 के 6 रिसेसिव होंगे, तो मिनिमम एक्सप्रेशन आएगा। तो लेट्स डू दिस वन। देखो अब देखो ह्यूमंस में ये जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट हम लोग कर नहीं पाते, क्योंकि बहुत बड़ा एक मोरल इशू है, ठीक है। सेल्फिंग और क्रॉस ये सब हम लोग वर्ड यूज नहीं करते, और तो ये एक सिर्फ जस्टिफिकेशन है
है ना। अगर ऐसा होगा, पेन एंड पेपर पे हम लोग करके देखते हैं, तो हाउ इट विल बी, है ना, दैट इज व्हाट द पॉइंट। पक्का? या तो हम उसको जनरेशन टू जनरेशन में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जो भी जनरेशन आई है, जो भी मैरिजेस हुई है, ठीक है, उनको हम लोग स्टडी करते हैं, फैमिली जो पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। वो चीज हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो उससे हम पता लगा लेते हैं कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे प्रोसेस हुए हैं, ऐसे ऐसे इसकी शादी उसके साथ हुई, इसलिए ऐसे बच्चे पैदा हुए। सो दैट्स व्हाई वी स्टडी। तो देखो F1 जनरेशन में डेफिनेटली बेटा हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी, और प्यारे बच्चों जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी F1 जनरेशन में, तो सारे जो है इंटरमीडिएट ब्राउन होंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं मुलैटो। मुलैटो मतलब सांवले कलर के, सांवले जो होते हैं, जो इंडियंस है वो सांवले हैं, ठीक है। दे आर नॉट डार्क, दे आर नॉट Caucasians, not Negroid and not Caucasians. हम लोग मुलाटो है, मुलाटो, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस। तो जब देखो मुलाटो ये सेल्फिंग अगर कराएंगे, है ना, मतलब हेटेरोजाइगस और तीनों जीन के लिए, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है गेमिट, इसके 8 डिफरेंट टाइप ऑफ गेमिट मिल सकते हैं, इसके 8 डिफरेंट, क्योंकि देखो 3 अलग अलग है, तीनों हेटेरोजाइगस है। 8 डिफरेंट 2 raised to the power 3 करोगे तो 8 डिफरेंट टाइप। तो बेटा कॉम्बिनेशंस कितने मिलेंगे बच्चों? 64 कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। लेट्स अरेंज देम इन ए डोमिनेंस मैनर, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग एलील्स के हिसाब से। सबसे ज्यादा डोमिनेंट कंट्रीब्यूटिंग एलील 6 हो सकते हैं। हमें मिलेंगे 1/64, जो कि एकदम डार्क ब्लैक होगा, ठीक है। दूसरा बेटा 5 डोमिनेंट एलील, है ना, ऐसे हमें 6 कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, जो कि वेरी डार्क ब्राउन होंगे, है ना, थोड़े से कम डार्क। फिर आते बेटा 4 डोमिनेंट एलील, जो कि 15 मिलेंगे आउट ऑफ 64, 15/64, वो होंगे डार्क ब्राउन, जो इससे भी थोड़े कम डार्क होंगे। फिर आते बेटा 3 डोमिनेंट एलील, ऐसे 20 हो सकते हैं, 20 आउट ऑफ 64 कॉम्बिनेशन हमें मिल सकते हैं। और बेटा है इंटरमीडिएट ब्राउन, तो ये है इंटरमीडिएट मतलब मिडल, है ना, 3 डोमिनेंट एलील। 2 डोमिनेंट एलील होंगे 15 बाई लाइट ब्राउन, 1 डोमिनेंट वाला 6/64 वेरी लाइट ब्राउन, 0 डोमिनेंट एलील 1 वाइट अल्बिनो एकदम वाइट, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमें टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप्स यहाँ पे मिल गए हैं, और फिनोटाइपिक रेशियो आता है बच्चों 1:6:15:20:15:6:1। अगेन बेटा आपको ग्रेडेशन रेशियो मिलता है ना, व्हाइट से शुरू करो तो डार्क की तरफ, और डार्क से शुरू करो व्हाइट की तरफ। तो डेफिनेटली बेटा अगर हम पॉपुलेशन की स्टडी भी करते हैं तो हम लोगों को इस तरह से बेल शेप कर्व मिलेगा, ठीक है। वेरी डार्क ब्राउन 1 है, फिर ये 6 है, ये 15 है, इस तरह से। तो ये जो है बेटा ये जो ऑप्टिमम हो गया, मिडन है ना, मीन वैल्यू आ जाएगी, इसके आजू बाजू में सॉल्टेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज मैंने आपको पहले या दूसरे क्लास में जब वेरिएशन समझाया था, तब मैंने ये बात आपको बताई थी, फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं, है ना। एक मीन जो आता है उसके आजू बाजू में बेटा अलग अलग प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग, है ना। तो यहाँ पे हमें बेल शेप्ड कर्व मिलता है जब भी हम लोग फेनोटाइपिक रेशियो को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो रेशियो क्या है, अगेन बेटा वही ग्रेडेशन है, 1 6 15 20 15 6 1 आउट ऑफ 64, ठीक है। सो टोटल पॉसिबल फिनोटाइप कितने हो सकते हैं बेटा? टोटल पॉसिबल फिनोटाइप ऑब्वियसली 2n+1 इन F2 जनरेशन ही ये मिलेगा, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीन। तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ जीन बेटा 3 है, तो 3 है ना, मतलब 6+1 7 आएगा, 7 कैरेक्टर आपको देखने को मिला, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। काउंट भी करने की क्या जरूरत है यार, 6 तो आते ही है, क्योंकि 6 डोमिनेंट एलील होंगे ही। एक 0 ले लो मिनिमम एक्सप्रेशन, वो तो रहेगा ही। सो जब भी बेटा हम लोगों को ये पता लगाना हो कि हर एक जीन ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया, अरे हम हर एक ने दिया ना, सबका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूटिंग जीन तो बोल रहे हो। So whenever we want to calculate contribution of each dominant allele, उसको अभी देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है ताकि लिखने में आसानी हो, वैसे ये शॉर्ट फॉर्म को यूज नहीं करता। तो ये जो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब कोडा इज इक्वल टू मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। ये है बेटा फॉर्मूला।
मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। अगर मुझे हर एक जीन का कंट्रीब्यूशन निकालना है तो ये मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। और ये हमेशा याद रखो कि कंट्रीब्यूशन ऑलवेज स्टार्ट आफ्टर मिनिमम एक्सप्रेशन। मतलब देखो यहाँ पे किसी का कंट्रीब्यूशन है क्या रे, ये पहले वाले में यहाँ पे किसी का कोई कंट्रीब्यूशन है क्या? आपको क्या लगता है? किसी का भी नहीं है। नो वन इज कंट्रीब्यूटिंग, यस और नो? अरे हाँ या ना? सर किसमें सर? यार ये जीरो वाला जो है यहाँ पे किसी का कंट्रीब्यूशन है? नो सर। नहीं है। स्मॉल ए स्मॉल बी, इसमें किसी का कंट्रीब्यूशन तो इसके बाद में शुरू होगा। यहाँ वन आया, हाँ इसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा। बहुत सिंपल है। नोट, कंट्रीब्यूशन ऑलवेज स्टार्ट आफ्टर मिनिमम एक्सप्रेशन। जब मिनिमम एक्सप्रेशन आ जाए उसी के बाद ही कंट्रीब्यूशन आता है, बराबर है? उसके पहले थोड़ी आएगा यार। सो दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। नाउ अंडरस्टैंड, ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, देखो, इफ अ प्लांट, तो आप तब तक क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। गला सूख गया मेरा बड़बड़ करके। सर 1 का आंसर 20 सेंटीमीटर। आपके सामने फॉर्मूला है, डेफिनेटली आप आंसर दे सकते हो। If a plant is homozygous for AB gene, have a 40 centimeter of height, while minimum height of plant is 20, तो बराबर है 40 minus 20 divided by 4 करोगे, क्योंकि AB जीन दिया है, मतलब कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल B भी आप कंसीडर करते हो तो 4 जीन होते हैं, तो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 4 होंगे। सो आंसर आएगा बेटा 40 minus 20 divided by 4, तो आपका आंसर तो डेफिनेटली आएगा सही, ठीक है। बट नीचे एक और क्वेश्चन दिया, उनका आंसर दो। कैलकुलेट द हाइट ऑफ, है ना, 3 जीनोटाइप दिए। सर 40 minus 20 by 3। क्या? तीनों की हाइट बतानी है बस। पहले की हाइट कितनी होगी, दूसरे की कितनी और तीसरे की कितनी, इतना ही बताना है बस। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपका आंसर तो आ गया, मैक्सिमम ये है ए बी, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करो, सबसे पहला कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील इज 5 सेंटीमीटर। कितना है? 40 minus 20 divided by 4 is equal to 20 divided by 4, so 5 सेंटीमीटर हर एक का कंट्रीब्यूशन है। ये पहला तो आपका आंसर, ठीक है। दूसरा, अब मान लेते हैं मुझे जो पहली चीज है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका कैरेक्टर निकालना है। देखो कंट्रीब्यूशन मिनिमम के बाद ही शुरू होता है, मतलब बेटा किसी भी प्लांट की हाइट कम से कम 20 सेंटीमीटर तो होगी ही ना, है कि नहीं? अरे हाँ या ना? यस सर। उसके प्लस करना पड़ेगा, सो विल डू द प्लस, ठीक है। 20 प्लस कितने एलील है यहाँ पे? 1 2 3, और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा? 20 प्लस 5 इंटू 3। मतलब देखो फॉर्मूला क्या है, मिनिमम एक्सप्रेशन प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 3 है, 1 2 3, तो हमने 3 ले लिए। कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट करा लिया है पहले 5, तो ये आंसर आ जाएगा 20 प्लस 5 इंटू 3, द आंसर इज 35 सेंटीमीटर। तो जिस प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी है, उसकी हाइट बेटा 35 सेंटीमीटर होगी। आर यू श्योर? अब बताओ यार बाकी इसका कितना हाइट होगा? फार्मूला भी आ गया ना यार। सर 30 और 25। सर 25। और तीसरे का क्या होगा?
तीसरे का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा? दूसरे का 20 30 होगा और तीसरे का 25 होगा। बस 30 का 30, तो ये मैंने करके दे दिया। देखो यहाँ पे इसकी हाइट होगी 30 सेंटीमीटर होगी, 5 into 2 करना है, 5 into 1 करना है, क्योंकि इसमें दो ही है ना यार डोमिनेंट, तो इसलिए 5 into 2 किया। इसमें एक ही डोमिनेंट है इसलिए 5 into 1 किया। दैट्स इट, आंसर इज देयर। यस, कर पाओगे ना? कर Yes, पाओगे sir. बच्चों? ओके, नाउ लो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे ये क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व इट। ओके, बताओ इसका आंसर दो, फटाफट करो, करके आंसर दो मुझे। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सब सही है, वैसा ही है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। जहां पे ट्विस्ट है उसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है ताकि आप समझ जाए। आंसर बोलना डायरेक्ट डायरेक्ट। सॉल्व इट, यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूलास क्या है अभी मैंने बताया आपको। सर फर्स्ट का आंसर 10 है, 10 ग्राम। देखो यार बहुत आसान है, यहाँ पे करना क्या है, मैं हिंट बता देता हूँ, बाकी सब आएगा। क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम वेट तो दिया नहीं, वो भी हमें कैलकुलेट ही करना है। आप सेकंड क्वेश्चन ही देखो, है ना, पूछा ही बेटा उन्होंने, बताओ मैक्सिमम वेट भी ड्रॉ कर निकालना, तो दिया गया है, उन्होंने दिया है ट्राई हाइब्रिड। ट्राई हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी। मैंने बताया हाइब्रिड मतलब हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो ट्राई हाइब्रिड दिया है, तो उसका वेट दिया उन्होंने 80 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आया मिनिमम दे दिया उन्होंने 20 ग्राम। तो होगा क्या, जब आप करोगे ना कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलिल, यहाँ पे करना क्या है, आपको एक्चुअली नहीं पता कि मैक्सिमम कितना है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला को थोड़ा बदल दोगे, है ना। मतलब जो ट्राई हाइब्रिड का जो एक्सप्रेशन है माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील। अब नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील आप 3 ही लोगे, क्योंकि ट्राई हाइब्रिड में ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। 6 नहीं लोगे, 6 नहीं लोगे, ट्राई हाइब्रिड जरूर है, बट यू डोंट हैव टू डिवाइड 6। डिवाइड 6 तब करते थे जब आपको मैक्सिमम वेट दिया होता, क्योंकि हाफ दिया हुआ है, आधे से दिया हुआ है, तो आप है ना आधे से करो। तो बेटा डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन जो है ईच डोमिनेंट एलिल का, यहाँ पे देखो कैपिटल है, ये देखो ये दिया हुआ है, इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना। और यहाँ पे आपके सामने आंसर आ गया डेफिनेटली, है ना। जो भी एक्सप्रेशन आता है वो 20 ग्राम आएगा, दैट्स इट। यहाँ तक आ गया, अब बाकी तो आप कर सकते हो। यस सर। सर मैक्सिमम वेट 160 है। वैसे भी मैक्सिमम भी समझ में आ जाता है, अगर इंटरमीडिएट 80 ग्राम है तो मैक्सिमम कितना होगा। आसान है, यू कैन गेस इट, है ना। अरे आधा 80 है तो पूरा कितना हो गया, है ना। इफ हाफ इज 80, so what should be the full? Anyway, तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे अब नोटिस करना है ना। यहाँ पे देखो ये है सॉल्यूशन। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे कैपिटल ए ये चीज आपको देखो 20 + 20 × 6 करेंगे तो आएगा 140 ग्राम। अगर आपने 160 किया हो तो गए काम से, क्योंकि देखो 80 का डबल होता है 160, बट माइनस मिनिमम करो ना 20,
ठीक है, सो 20 + 20 × 6, यहाँ पे डेफिनेटली बेटा ये सेकंड का आंसर होगा आपका 140 ग्राम। ठीक है, बट अब ये भी दूसरे दिए हैं, जैसे इसका क्या होगा, तो 20 + 20 × 5, 1 2 3 4 5, मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। सेम वे सबका है, बता दो आंसर क्या क्या है इसका। है 120। यस सर 120 100 120 आ गया आपके पास, दूसरे का क्या आ जाएगा, फार्मूला तो नहीं है, अभी 100। क्या 100 कैलकुलेट ही करना क्या है, बस है ना, वहां पे नंबर ही लिख रहे हैं बस, है कि नहीं, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। डन। तो ये रहा बेटा आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, है ना, ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है, ग्रेडेशन या क्यूमुलेटिव इफेक्ट या है ना एडिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, और जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। देखो, इन ए ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, capital A, capital B showing complementary interaction and capital C showing the incomplete dominance. So what will be the phenotypic ratio in F2 generation? ये आपका बस अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए क्वेश्चन है, अभी तक मैंने जो कुछ पढ़ाया है, अब ऐसा क्वेश्चन आपको नीट में आ सकता है, तो आप इसका क्या जवाब दोगे। टेक टाइम एंड गिव आंसर। सर 81:36:33:21:28। ऐसा आएगा, ऐसा वैसा आएगा, ये 81 क्या, कहाँ से इतना बड़ा कैसे आ जाएगा, ये कहाँ से आ रहा है। कोई भी आप सर में से कोई भी बोलो। देखो यहाँ पे बोल रहा है यार, एक तो एक दो इंटरेक्शन दिए है ना, एक ट्राई हाइब्रिड के बारे में पूछा है, ए बी जो है उनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन है, और सी का अपना खुद का इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला इंटरेक्शन है। तो व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। आसान है ना, आपको एक गोल्डन रूल मैंने बता के रखा है, वो क्या है, गोल्डन रूल क्या है रे बताओ, व्हाट इज द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या है रे बच्चों, जो product of polyhybrid is the product of its monohybrid cross. यस, तो जब भी हम लोग पॉलीहाइब्रिड प्रोसेस को देखते हैं तो उनके प्रोडक्ट आपको होगा। अब अगर हम इसको इस गोल्डन रूल को मान लेते हैं तो बेटा आंसर क्या आएगा फिर, देखो बहुत आसान है। तो यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल पी इनका जो आएगा वो आएगा बेटा 9:7, क्योंकि देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन 9:7 होता है। और जो कैपिटल सी स्मॉल सी वाला है उसका जो आएगा, क्योंकि ट्राई हाइब्रिड बोला है तो हम लोग कैपिटल सी स्मॉल सी ऐसा करेंगे, तो उसका रेशियो आता है बेटा फिनोटिपिक 1:2:1। अगर बेटा दोनों का ही मतलब इसका 9:7 आता है, उसका 1:2:1 आता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे और हमें आंसर मिलेगा ये। आया क्या सबको? यस सर। सर मैंने वो यही बता देगा, सप्लीमेंट्री ले लिया था इसलिए रॉन्ग आया। सप्लीमेंट्री लेना ही नहीं था, कॉम्प्लीमेंट्री लेना था।
जो पूछा है उतना ही कंसिडर करना है ना। नॉर्मल है ये, मतलब कोई बहुत ऐसा, मतलब ऐसा नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। बस आपको वो जो चीज बताई गई है ना उसको सही से अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं है ये, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इट्स सिंपल थिंग। तो यहाँ पे हो गया बेटा ये कार्यक्रम। अब आते हैं बच्चों एक अलग ही फंडे को समझते हैं। अलग फंडा है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। मैंने आपको रेसिप्रोकल क्रॉस पढ़ाया था, बराबर, और उसमें बताया था कि जब रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं तो कोई रिजल्ट तो वेरी करता नहीं है ना, बट एक्सेप्शंस उसके हैं। उसमें मैंने कहा था कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एक चीज होती है, ठीक है। तो बच्चों साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में देखो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो जीन है वो मदर के सेल में प्रेजेंट होते हैं। आप एक चीज नोटिस करना, जो एकदम छोटा सा बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा है ना अपने मदर की तरफ अट्रैक्ट रहता है ना। ऐसा कहते हैं कि अगर आप नदी की तरफ जाके है ना उसकी तरफ देखते रहोगे, बहुत बड़ी रिवर होगी, या ओशन की तरफ जाके अकेले जाओगे ना, इफ यू गो, आपके आजू बाजू कोई नहीं, बहुत बड़ी नदी है, आप उसके सामने खड़े हो, या तो समुद्र के सामने बिल्कुल अकेले खड़े रहो। जब बीच में जाते हो खेल रहे कूद रहे वो खा रहे चटपट खा रहे, वो नहीं, just a single person, you and the ocean. What will happen, you know? That ocean will attract you. वो आपको अपनी तरफ खींचेगा, बोले आ जाओ मेरे अंदर आ जा, समझ आ, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन आप बहुत बड़े गहरे कुएं में भी अगर आप देखोगे ना जिसमें पानी है, पता है ऐसा लोग कहते हैं कि कुएं में ज्यादा देर तक झांक के नहीं देखना चाहिए, तो वो मेस्मराइज करता है। तो देखो ये जो है ना ये साइकोलॉजिकल साइकोडेलिक कंडीशंस होती है, ये क्या बताती है। वैसे ही क्योंकि हमारे सेल्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर है, हम पानी से ही आए हैं, तो वाटर हमें हमेशा अपनी तरफ खींचता है। तो आपको ये समझना है कि आपके सेल्स में जो भी वाटर कंटेंट आया है वो एक्चुअली आपके मदर से आया है, क्योंकि आपका डेवलपमेंट जो है आप एग सेल से बने है ना। फादर से तो सिर्फ न्यूक्लियस का डीएनए का ही पोर्शन आया, बाकी तो एंटायर बाकी जो ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, गोल्गी एपेरेटस है, सब कुछ बेटा मदर से ही आपके पास आता है। तो सोचो ना अगर कोई जीन आपके मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, है ना, तो डेफिनेटली बेटा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है, जो जीन है, वो सारे आपके मदर से ही आपके अंदर आए। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा, है ना, मैटरनल इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? मैटरनल इनहेरिटेंस। यस, क्लियर है? क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग? मैटरनल इनहेरिटेंस। सो जीन्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जीन प्रेजेंट है भाई, ठीक है। एंड इसको डिस्कवर किया था बेटा कार्ल कोरेंस ने। कोरेंस ने बहुत काम किया। कहाँ पे डिस्कवर किया? मिराबिलिस जलापान। इसमें उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी डिस्कवर किया था, ठीक है। कैरेक्टर था लीफ और ब्रांच कलर वाला, इसमें उन्होंने डिस्कवर किया। अब देखो दो प्रकार के जीन के बारे में हम बात करते हैं। मान लेते हैं साइटोप्लाज्म में जो डीएनए होगा, साइटोप्लाज्म में अगर जो डीएनए प्रेजेंट होगा, उस डीएनए के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होगा, उस जीन को हम साइटोजीन कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा में है तो उसको हम प्लाज्मोजीन कहते हैं, ठीक है। आपके न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट होगा बेटा, है ना, उसके ऊपर जो जीन प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग कैरियोजीन कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? कैरियोजीन कहते हैं। अच्छा, तो आपके साइटोप्लाज्म में डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? वो आपके सेल ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होता है। कौन से ऑर्गेनल है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। अगर प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर एनिमल है तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस हम सब में देखने को मिलता है ना। आप नोटिस कर सकते हो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मदर के ही बच्चों में आते हैं, फादर से नहीं आते, ठीक है। और वो सारे बच्चों में आते हैं, मदर में जो कैरेक्टर होते हैं वो सारे बच्चों में आते हैं, ऑल, है ना, जितने भी बच्चे हैं सब में बेटा वो कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? यस सर।
तो बच्चों इन सेल ऑर्गेनल्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से हमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखने को मिलता है। देखो अब इससे हमें क्या सीखा था, रेसिप्रोकल क्रॉस जब हम कराते हैं विल शो द डिफरेंट रिजल्ट्स, अलग अलग रिजल्ट आते हैं जब हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस कराएंगे, ठीक है। और हमें ये देखने को मिलता है कि ओनली मैटरनल इनहेरिटेंस इज पॉसिबल, मतलब कैरेक्टर मदर से ही बच्चों में जाएंगे, यही पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो, अब मैं 3 अलग अलग टाइप के बारे में बात करूंगा, टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। पहला टाइप है बच्चों, द फर्स्ट टाइप इज द ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इसको हम लोग ट्रू मायने में, सच मायने में, सही मायने में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मानते हैं। जीन्स कहाँ प्रेजेंट है, या तो वो प्लास्टिड में और या तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, वही तो ऑर्गेनल है जिनमें खुद का डीएनए होता है, ठीक है। तो या तो प्लास्टिड में या तो माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा उसके जीन प्रेजेंट है। अभी सपोज प्लास्टिड का उदाहरण क्या है, जैसे कि देखो लीफ या ब्रांच कलर इन मिराबिलिस, या एल्बिनिज्म इन प्लांट, ये वाला एग्जांपल है बेटा, एल्बिनिज्म जो होता है प्लांट में, ऐसे एग्जांपल्स है। अभी देख लो, तो आप मिराबिलिस का एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें चीजों को समझ में, जस्ट अंडरस्टैंड दिस मिराबिलिस। 3 टाइप है बेटा इसमें, एक होता है ग्रीन कलर, एक होता है पेल कलर, एक है वेरीगेटेड कलर, ठीक है। अब देखो क्रॉसेस, अगर है ना मेल ग्रीन है और फीमेल ग्रीन है तो बच्चे ग्रीन ही होंगे, मतलब उनके लीव जो है वो ग्रीन ही आएंगे। मेल पेल कलर का है, फीमेल ग्रीन है, तो बेटा बच्चे ग्रीन ही होंगे। मेल वेरीगेटेड है, वेरीगेटेड मतलब दोनों कलर का मिक्सचर, वो भी है ना, और अगर फीमेल बेटा ग्रीन है तब भी बेटा ग्रीन ही आएंगे, मतलब जो मदर में कैरेक्टर है वही बेटा बच्चों में आ रहा है, सारे बच्चों, सारे ऑफस्प्रिंग्स में वैसा ही कैरेक्टर आता है। सेम थिंग यहाँ पे देखो, ग्रीन है, मदर पेल है, बच्चे पेल, मदर पेल है, बच्चे पेल, वेरीगेटेड है फादर और मदर पेल है तो बच्चे पेल, तो पेल ही आता है। वेरीगेटेड क्या होता है भाई, वेरीगेटेड में उसमें अलग अलग पैचेस होते हैं, कुछ सेल्स ग्रीन होते हैं, कुछ सेल्स पेल कलर के होंगे, ठीक है, इसको वेरीगेटेड कहते हैं। तो अगर सपोज बेटा फीमेल वेरीगेटेड है ना, क्योंकि उसमें सारी चीजें हैं, तो बेटा इधर है ना फादर ग्रीन और कुछ भी हो, ये तीनों पॉसिबिलिटीज आती है, ग्रीन भी आ सकता है, पेल भी आ सकता है, वेरीगेटेड भी, क्योंकि मदर के जीन में तीनों पॉसिबिलिटीज वहां पे है। तो हमें ये बात को देखने को मिल रहा है, मतलब कोरेंस ने बताया कि जो कैरेक्टर मदर के सेल में है ना, वही कैरेक्टर से बच्चे के ऑफस्प्रिंग से कैरेक्टर आते हैं, इसीलिए इसको हम लोग मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। सो कलर इन द ऑफस्प्रिंग्स, हाँ सर अगर फीमेल जो है वो अगर रिसेसिव रहे तो भी, यहाँ डोमिनेंट रिसेसिव डेफिनेटली बेटा, फीमेल में जो कैरेक्टर है वही आएगा, मेल का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं। फीमेल रिसेसिव है, डोमिनेंट है, कुछ भी हो, जो फीमेल में है, जो मदर में है, वही ऑफस्प्रिंग में दिखेगा। ओके सर। So color in the offsprings are due to the presence of the plastids. The cytochloroplast DNA जो होता है उसके वजह से बेटा ये सब कलर आ रहा है। क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए है तो क्लोरोप्लास्ट के जो कलर होंगे उस हिसाब से बेटा वो सारा जो है कलर जो है उनको आ रहा है, लीव्स को आ रहा है, ब्रांचेस को आ रहा है। सो दैट इज सिंपल, ठीक है। ये हो गया एक टाइप, ये ऑर्गेनल टाइप का। दूसरा एक टाइप आता है बेटा प्री डिटर्मिनेशन। अभी देखो प्री डिटर्मिनेशन का क्या है बच्चों, यहाँ पे बात करते हैं। प्री डिटर्मिनेशन वेरी रेयर, मतलब ऐसे तो आमतौर पे देखने को नहीं मिलता, ठीक है। वेरी रेयर का क्या मतलब है, नो साइटोजेन्स आर इन्वॉल्व, यहाँ पे कोई भी साइटोप्लाज्मिक जीन एक्चुअली इन्वॉल्व ही नहीं होता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोगों को बताया जाता है, देखो कोई वैसे प्रवचन बोलते हैं, तो तुमने जो कुछ भी किया है ना, तुम्हारे कर्म का फल है ना इस जन्म में मिलेगा, नहीं मिला तो अगले जन्म में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे होता है, थोड़ा ध्यान से देखना कैसे यहाँ पे वो है ना वो एनालॉजी हम बिठा रहे हैं। होता क्या है कि देखो एक सेल है, इस सेल का न्यूक्लियस जो है वो एक्सप्रेस होना चाहता है, न्यूक्लियस का एक जीन है, उसने बोला कि अब मैं एक प्रोटीन बनाऊंगा और ये प्रोटीन जो है एक्सप्रेस होकर कैरेक्टर देगा, बराबर। अभी इस जन्म में तैयार किया, ये सेल है, अभी मदर का सेल है, एक सेल में ये कैरेक्टर शुरू हुआ। अब हुआ क्या, जैसे ही बेटा उसके प्रोटीन बन रहे थे उसी वक्त है ना फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बन गया।
अब क्या होता है कि जो जीन एक्चुअली काम करना शुरू किया था मदर के एक सेल में, उसका एक्चुअल एक्सप्रेशन जाइगोट में देखने को मिलता है तो न्यूक्लियस का जीन, बट मदर के साइटोप्लाज्म में इतने प्रोटीन जमा हो गए हैं कि बेटा वो एक्सप्रेस होते हैं। तो एक्चुअली न्यूक्लियस का जीन एक्सप्रेशन इतना स्लो करता रहता है कि कभी कभी उसका जो एक्सप्रेशन है शुरू होता है मदर के सेल में और एक्चुअली उसका एक्सप्रेशन दिखता है ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्री डिटर्मिनेशन, पहले से ही डिसाइड हो गया है। बट यहाँ पे क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म का जीन इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे कैरियो जीन इन्वॉल्व है, न्यूक्लियर जीन इन्वॉल्व है। ठीक है, सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है शेल कॉइलिंग इन द स्नेल्स। आपने स्नेल्स देखे होंगे, लिम्निया, उसके ऊपर बेटा शेल कॉइलिंग्स होती है। अब ये शेल कॉइलिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है राइट हैंडेड कॉइलिंग या एक होती है लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड कॉइलिंग डेक्स्ट्रल होती है, डोमिनेंट होती है, और लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग को हम लोग सिंसिस्ट्रल या रेसेसिव कहते हैं। ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, और ये है ना एक्सप्रेस होता है बाय द न्यूक्लियर जीन। बट क्या है, अगर मदर राइट हैंडेड कॉइलिंग वाली है तो सारे जितने ऑफस्प्रिंग स्नेल पैदा होते हैं उनमें राइट हैंडेड में ऐसे दिखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म में वो न्यूक्लियस के जीन के प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं जो शेल कॉइलिंग को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये नॉर्मल है, यहाँ पे जीन एक्चुअली साइटोप्लाज्म में है नहीं, न्यूक्लियस का ही है, बट उसका एक्सप्रेशन इतना डिलेड होता है कि मदर के एक्सप्रेशन बच्चों में आ जाते हैं। इज इट क्लियर? इसीलिए कभी भी न्यू है ना फादर का जो भी एक्सप्रेशन है वो बच्चों में कभी आता ही नहीं। सो मदर इज राइट हैंडेड, coiled snail it's right handed offsprings. If mother is left handed, coiled snail, so it's the offsprings will have the left handed shell coiling. That's it. Yes, ठीक है, तो ये है प्री डिटर्मिनेशन। लास्ट है बेटा डायोर मॉडिफिकेशन। डायोर मॉडिफिकेशन, इसमें ना तो साइटोप्लाज्मिक जीन इन्वॉल्व होता है ना ही बेटा कैरियो जीन इन्वॉल्व होता है, कोई भी नहीं इन्वॉल्व। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यहाँ पे कुछ अलग ही चीजें प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, जैसे कि पैरासाइट या तो सिम्बायोट। इसका एक उदाहरण है सिग्मा पार्टिकल। ड्रोसोफिला जो है फ्रूट फ्लाई, ये जो होते हैं ना, इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको जो सेल्फ रेप्लिकेट होता है, खुद की कॉपी खुद बना लेता है। तो इफ सिग्मा पार्टिकल इज प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म, अगर सिग्मा पार्टिकल प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, तो वो जो ड्रोसोफिला है वो CO2 को बड़ा सेंसिटिव होता है। मतलब ज्यादा CO2 को एक्सपोजर मिला ना, इसको पैरालिसिस हो जाता है, बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, अगर सिग्मा पार्टिकल प्रेजेंट है तो बेटा वो CO2 सेंसिटिव होगा। बट अगर सिग्मा पार्टिकल एब्सेंट है तो क्या होता है, वो CO2 रेजिस्टेंट होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो व्हाट हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अगर फीमेल CO2 सेंसिटिव है मतलब ही उसके अंदर सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट है, और मेल बेटा CO2 रेजिस्टेंट है मतलब उसके साइटोप्लाज्म में सिग्मा पार्टिकल नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, सारे बच्चे बेटा CO2 सेंसिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म तो मदर से ही आया है। समझ रहे हो आप? ठीक है, इसीलिए क्या है ना, अब ये देखो, ये जो CO2 यहाँ पे अगर हम देखें रेसिप्रोकल क्रॉस, अगर देखो फीमेल CO2 रेजिस्टेंट है और मेल CO2 सेंसिटिव है, तो भी बेटा सारे बच्चे CO2 रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब जो चीज मदर के साइटोप्लाज्म में है वही बेटा बच्चों में आएगा। मदर के साइटोप्लाज्म में सिग्मा पार्टिकल होते हैं तो बच्चों के भी साइटोप्लाज्म में सिग्मा पार्टिकल आएंगे, नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग। यस, ऑब्वियसली रेसिप्रोकल क्रॉस अफेक्ट होता है। सिग्मा पार्टिकल एक्चुअली वायरस जैसे पार्टिकल होते हैं, वायरस भी नहीं है बट दे आर वायरस जैसे पार्टिकल। उनमें खुद का DNA भी होता है, वो सेल्फ रेप्लिकेट को करते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है बेटा कप्पा पार्टिकल। अभी कप्पा पार्टिकल जो होता है ना, इज ए पैरामीशियम। पैरामीशियम आपने देखा होगा। ठीक है, उनमें भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। अब ये कप्पा पार्टिकल इज प्रेजेंट, अगर इफ पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल अगर प्रेजेंट होते हैं तो उस पैरामीशियम को हम लोग किलर पैरामीशियम कहते हैं, और वो है ना टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज करता है पैरेसिन नाम का, जिससे क्या होता है दूसरे जो बेचारे सेंसिटिव वाले जो पैरामीशियम होते हैं वो मारे जाते हैं। मतलब इफ कप्पा पार्टिकल इज एब्सेंट
तो बेटा वो सेंसिटिव पैरामीशियम होगा, और वो किलर पैरामीशियम के प्रेजेंस में कभी नहीं सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि आजू बाजू में अगर किलर पैरामीशियम आ गया तो सारे मर जाते हैं। समझे क्या? ठीक है। अब देखो, अब कप्पा पार्टिकल्स आर सिम्बायोटिक है, ये पैरासिटिक नहीं है। वो एक बैक्टीरिया होता है कप्पा पार्टिकल, जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है। उस बैक्टीरिया का नाम है कैल्डोबैक्टर टेनियोस्पाइरल्स। ठीक है, तो ये जो बैक्टर है, ये जो है बेटा, है ना, कैल्डोबैक्टर टेनियोस्पाइरल्स, दिस बैक्टीरिया रिलीजेस द टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है। ऑब्वियसली बेटा, अगर हम लोग पैरामीशियम जो जिसका, देखो पैरामीशियम यार एक प्रोटिस्ट है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे करता नहीं है, उसमें कॉन्जुगेशन होता है। क्या होता है? कॉन्जुगेशन। और जब कॉन्जुगेशन होगा तो जब साइटोप्लाज्म का ट्रांसफर होगा बच्चों में, अगर देखो किलर है तो बेटा सारे बच्चे किलर बनेंगे, और अगर सेंसिटिव है मदर तो सारे बच्चे मदर, है ना। जो डोनर है, डोनेट करने वाला, साइटोप्लाज्म डोनेट करने वाला अगर किलर है तो सारे ऑफस्प्रिंग बेटा किलर होंगे, और अगर साइटोप्लाज्म डोनेट करने वाला सेंसिटिव है तो सारे सेंसिटिव बनेंगे। सो दिस वे द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वर्क्स, जिसमें एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हम टूरू मायने में ये कहते हैं, इट इज अ मैटरनल इनहेरिटेंस। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद में यहाँ तक आने के बाद बच्चों, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमने जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये चैप्टर पढ़ लिया है। मतलब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये चैप्टर पढ़ेंगे। मतलब चैप्टर वही है, प्रिंसिपल्स वाला ही जो आप पढ़ रहे हो, बट मैंने जैसे कहा था इसमें 3 हिस्से हैं, है ना। एक है जेनेटिक, एक है क्रोमोसोमल, और एक है बेटा मॉलिक्यूलर। अभी 2 बचे हैं, एक ही हुआ। ठीक है। सो आज के लिए बस यहीं पे रोकते हैं बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय।